नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जिसमें हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर भी, और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं आपसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर भी, जिन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ईजिली अचीव कर पाएं, बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएं। अलग अलग जानकारों से हम बातचीत करते रहते हैं और आपके सवालों के जवाब दिलवाते रहते हैं। उनके अनुभव को हम आपके तक लेकर आते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके पास माध्यम बहुत सारे हैं जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप फेसबुक और एक्स यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर इस हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग है, जिसका इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके ऊपर भी आप मेल कर सकते हैं अपना सवाल, अपनी डिटेल्स, और हमसे बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ पर भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ जो हमने टॉपिक चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ खास मेहमान ही मौजूद हैं। रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा सर हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हमने टॉपिक सुना है बाजार में निकलना कब है। तो हर्षवर्धन सर, चक्रव्यूह में घुसना शायद सबको आता था, लेकिन निकलना सिर्फ कुछ ही लोगों को आता था महाभारत में। तो बाजार भी वैसे ही सा कुछ है। यहाँ पर ज़्यादातर सबको घुसना तो आता है, शेयर लेना या म्यूचुअल फंड लेना या कोई भी निवेश करना, लेकिन रिडम्पशन ये सबसे इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और मुश्किल फैसला है, क्योंकि कहाँ रिडीम करना है ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आप ही को बुलाया जाए कि आप ही बताइए कहाँ रिडीम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप बताइए क्या करें बाजार में, क्योंकि बाजार में एकाएक बिकवाली आई तो लोग घबराने लग गए, वो अपने फंड रिडीम करने लग गए। क्या ये रिडम्पशन ठीक है, या बाजार में ऑल टाइम हाई बन रहे हैं, यहाँ रिडीम करना ठीक है, यहाँ घुसना ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया एकदम से। तो क्या करें बाजार में अभी? देखिए सुमित, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपने जैसे कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म अपने गोल्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है, लेकिन एग्जिट प्लान करना ये बहुत जरूरी है। और एग्जिट किन पैरामीटर्स पे प्लान करेंगे, आपको दो तीन पैरामीटर्स बता दूं। एक फर्स्ट पैरामीटर जो बहुत जरूरी है वो है आपका एसेट एलोकेशन प्लान। एसेट एलोकेशन प्लान क्या होता है कि आप जब निवेश करना शुरू करते हैं तो आप ये तय करते हैं कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो कितना आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, कितना डेट में करेंगे। मान लीजिए आपने तय किया कि आप 50-50% करेंगे, आधा आप इक्विटी में लगाएंगे, आधा डेट में लगाएंगे। और ये चीज 1 साल बाद या 2 साल बाद इक्विटी मार्केट बढ़ चुका है और वो इक्विटी की वैल्यूएशन बढ़ी है और डेट की भी बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो आप अगर पूरी वैल्यूएशन देखेंगे तो उसमें ये दिखेगा आपको कि आपका जो इक्विटी एलोकेशन है वो अभी 50% नहीं है, वो शायद 60% हो गया, और डेट बढ़ के आपका 40% हो गया। तो आपका पहले 50% था, उसमें जितनी ग्रोथ हुई है वो मिला के आपका 50% की जगह पे वो गिर के 40% हो गया, क्योंकि इक्विटी बढ़ के 60% हो गया है। तो ये एक पहला इंस्टेंस है जिसमें आप अपना इक्विटी में एक्सपोजर कम करेंगे, तो आप एग्जिट करेंगे। 10% तक का आप इक्विटी एक्सपोजर कर अपनी डेट में बढ़ाएंगे, ताकि आपका एसेट एलोकेशन जो है वो 50% पे आ जाए, इक्वल जो आपने ओरिजिनली शुरू किया था। तो ये हो गया एसेट एलोकेशन बेस, जिसके बेसिस पे आप ये मार्केट में रिडेम्पशन प्लान करते हैं। अब दूसरा दो मौका आता है जिसमें आप रिडेम्पशन करने की सोचेंगे, वो है आपका टाइम होराइजन, जो आपका गोल है। मान लीजिए आपका गोल है कि 2 साल बाद आपको ये पैसों की जरूरत है, कुछ कारण की वजह से, कारणवश मान लीजिए आपका जो बच्चों की शादी का जो गोल था, या पढ़ाई का जो गोल है, या रिटायरमेंट है, वो पूरा होने आ गया। तो आप अब क्या करेंगे, आप इक्विटी में से धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे, इररिस्पेक्टिव की मार्केट कोई भी लेवल पे हो। तो ये दो प्राइमरी पहलू हैं जिसमें आप अपना इक्विटी का एक रिडेम्पशन या कोई भी इन्वेस्टमेंट में रिडेम्पशन प्लान करते हैं, ताकि रीबैलेंस कर सके, या तो आप एक एसेट क्लास से निकल के दूसरे में जाते हैं, क्योंकि आपका गोल अभी जो है वो 2 साल के आगे पूरा होने वाला है। और एक तीसरा पहलू कब होता है, जब आपने कोई भी एसेट एलोकेशन टैक्टिकल बेसिस पे किया है। टैक्टिकल मतलब आपको अभी ऐसा कुछ लग रहा था कि मार्केट मिड कैप में या स्मॉल कैप में या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, आईटी है, फार्मा है, या कोई भी सेक्टर में आपको की तेजी आने वाली है, तो आपने एक टैक्टिकल एलोकेशन किया था और उसमें देखा था कि मार्केट अगर 10-15% बढ़ जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा।
तो जब आपका अगर वैसा कोई स्ट्रैटेजी होता है और वो पूरा माइलस्टोन पूरा होता है, तब आप एग्जिट प्लान करते हैं। तो हर्षवर्धन सर, एक चीज़ आपसे और पूछना था कि मैंने कोई मान लीजिए फंड में निवेश किया, जो आमतौर पर हम देखते भी आ रहे हैं, बहुत समय से सवाल भी हमें ऐसे सुनने को मिलते हैं कि हमने एक फंड में निवेश किया और उस फंड का निवेश बाजार की चाल के हिसाब से नहीं चला और वो फंड ने परफॉर्म नहीं किया और फिर भी हम उसके अंदर निवेशित हैं। तो या आमतौर पर ऐसा होता है कि हमने 6 महीने फंड को दिया या 1 साल फंड को दिया, फंड नहीं चला, हम निकल गए, जैसे ही हम निकले वो फंड चल गया, दूसरे फंड में गए, वहाँ कॉस्ट भी लग गई। ये शेयरों में भी होता है आमतौर पे। तो ये कैसे टाइम करेगी? टाइमिंग तो मार्केट को नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो एक अवधि दी जाती है, वो अवधि क्या होनी चाहिए? अगेन सुमित, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस सिचुएशन आती है सारे इन्वेस्टर्स के पास में। जब जो भी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है और दूसरी स्कीम अच्छी कर रही है। तो इसके दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो आप कोई भी फंड में निवेश करें तो आप उस फंड को कम से कम 2 साल का, क्योंकि हर एक स्कीम का कोई ना कोई साइकिल आता है। आप अगर एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 महीने में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं कि भाई मेरा फंड अच्छा नहीं कर रहा, तो बहुत जल्दबाजी होती है। आपको 2 साल का वक्त देना होगा अपने फंड को। जब वो अपना आपका परफॉर्मेंस आप ट्रैक करेंगे और फिर देखेंगे कि आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है वो उसी कैटेगरी में, जो पीयर कंपैरिजन कहते हैं, कि भाई आपको ये नहीं कि आपने एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया और उसका परफॉर्मेंस आप एक मिड कैप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप अगर लार्ज कैप का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपको पहले तो अपनी स्कीम का बेंचमार्क के साथ इवेल्युएशन करना है, और बेंचमार्क के साथ और उसी कैटेगरी के दूसरी स्कीम के साथ इवेल्युएट करेंगे, तब जाके आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस स्कीम में रहना है कि नहीं। दूसरी चीज जो आपको देखनी है कि आपकी स्कीम ने रिस्क कितना लिया और रिटर्न कितना जनरेट किया। तो रिस्क और रिटर्न को देखते हुए करना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि रिटर्न कितना जनरेट किया गया, आपको रिस्क और रिटर्न दोनों आपको इवेल्युएट करके फिर डिसीजन लेना होगा। तो हर्षवर्धन सर, एक और सवाल मेरे जहन में उठा है। वो सवाल ये कहता है कि मान लीजिए मैंने निवेश किया और मैं निवेश करके फंड से एग्जिट भी कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो बाजार की तेज़ी को देखकर उन्हें लगता है कि अभी निवेश करना चाहिए। हर बुल मार्केट कुछ नए इन्वेस्टर्स को मार्केट के अंदर लाता है और हर बियर मार्केट कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को निकाल देता है, ऐसा बाजार की धारणा है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन आपने भी देखी है विद टाइम? दूसरा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है और हम जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं तो कॉस्ट पार्ट जिसको हम भूल जाते हैं या टैक्सेशन पार्ट जिसको हम भूल जाते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ सुमित, आपने एकदम सही फरमाया कि बुल मार्केट जो है वो तेजी देखते हुए नए लोग मार्केट में जुड़ते हैं, और ये हमेशा से ही रहा है। हमने जितना भी बात करने की कोशिश की, कितना भी हमने मान लीजिए हमने इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश की है कि जब मार्केट नीचे जाता है तब आपको अच्छा मौका मिलता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, बल्कि उल्टा होता है। मतलब लोग जो जो लेमैन इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जब मार्केट गिरता है तो वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अगर आप एक एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी मार्केट में ट्राई आएगा वो आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। मार्केट ऊपर जाए तब भी आप इन्वेस्ट करें, नीचे जाए तब भी आप इन्वेस्ट करें। उसी का कारण है कि आप एसआईपी के जरिए आ रहे थे, कि आपको इररिस्पेक्टिव की कोई भी मार्केट की सिचुएशन हो, आप हर मार्केट लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे। तो यस, ये एंट्री एग्जिट आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट के लेवल्स को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप जो जो आपने पहलू छेड़ा है कि अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कोई एक स्कीम से निकलते हैं और दूसरी स्कीम में जाते हैं, आपको कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस का इंपैक्ट होता है। तो आपने जब एक स्कीम से निकल के दूसरी स्कीम में गए, या तो आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में भी गए हैं, तो भी आपको कैपिटल गेन्स का इंपैक्ट आता है। सो एग्जिट लोड का इंपैक्ट है। अगर आपने वो एग्जिट लोड के पीरियड के अंदर आपने अगर रिडेम्पशन किया है या स्विच किया है, तो आपको एग्जिट लोड भी लगेगा, आपको इनकम टैक्स भी लगेगा। तो इतना फ्रीक्वेंटली ना करें अनलेस बहुत ही कंपेलिंग कारण हो। अगर आप एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट आप सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ हुआ तो मैं बदल लूंगा, तो उस पर आपको कॉस्ट का इंपैक्ट देखना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर हम बातचीत कर रहे थे हर्षवर्धन सर से, आगे भी उस पर हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये बात बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर हम पूरा आधा घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेना ज़रूरी है, तो ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है बातचीत करने के लिए, हिमांशु कुमार सर है। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या सवाल है? जी नमस्कार सर।
सर मैं अपना पोर्टफोलियो, वैसे तो मैं निवेशक पुराना हूँ, समझिए 2007-8 से करता रहा हूँ। ओके छोटे अमाउंट, तब सैलरी कम थी। ओके लेकिन अब इधर रिबैलेंस करके जो है मैं पोर्टफोलियो करीब 58,000 का बनाया हूँ, जिसमें स्टेप अप एसआई भी है। ओके तो थोड़ा मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाए आपके चैनल से, क्योंकि इसी को देख करके मैं अपना बनाया हूँ जो है। ओके तो जैसे मेरा लार्ज कैप में 2 रखे हैं जी HDFC टॉप 100 10,000 का, और ICICI ब्लू चिप 10,000, जिसमें पर ईयर उसमें 1,000 का स्टेप अप है। तो हिमांशु जी, और मुझे आपसे 2 चीज़ें पूछनी थी। फंड्स तो हमारे पास हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपने क्योंकि 2007 से निवेशित हैं, आप 2007 से म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, 2007 से इक्विटी, शेयर बाजार ये सब भी देख रहे हैं? नहीं, शेयर में नहीं सर, म्यूचुअल फंड में ही शुरू किया था। जब उस समय सैलरी कम थी, ओके तो जैसे 1-2 हज़ार का किया, तो फिर कुछ काम भी करते रहे, जैसे घर का रिनोवेशन करा दिया या फिर गाड़ी खरीद ली, तो वो फंड मतलब यूटिलाइज करता गया। चलिए, लेकिन एक 2008 के और बाद से चीज़ जो है आपसे पूछूंगा। 21 साल करीब आप बाजार में हो गए, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 20-21 साल से देख रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, बढ़िया है सर। अब जैसे 2007 तो गिरावट से शुरू हुआ था, 8 में जो है, फिर 13 में कुछ, फिर 18 में कुछ, तो उधर का तो मेरा समझिए बहुत नहीं बजा, लेकिन 2018 के बाद थोड़ा कैपिटलाइज हुआ है। तो अभी मेरी फंड वैल्यू करीब 30 लाख के करीब है जो है। चलिए, बहुत और बाकी जो है गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो उसका PF भी पर मंथ 20,000 कट रहा है, तो करीब 35 लाख उधर उसका वैल्यू है। चलिए, और टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले रखा है। ओके। तो हिमांशु जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ही बढ़िया पेशेंस मेंटेन रखा और इतने साल तक बाजार में आप बने रहे, बहुत बड़ी बात है ये। क्या करना चाहिए हर्ष सर? इनके पास, इनकी उम्र 51 साल है और 19 साल का ये और कॉर्पस देख रहे हैं, फंड आपको भेजे हुए हैं, सिचुएशन आपने सुनी इनकी, क्या करना चाहिए? देखिए सुमित, हिमांशु जी ने बहुत अच्छी तरह एक अच्छे इन्वेस्टर के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उन्होंने बताए कि उन्होंने 2007 से इन्वेस्ट करते गए। 2008 में मंदी आई थी, बहुत भयंकर मंदी आई थी, तो भी उन्होंने कंटिन्यू किया। सैलरी पहले कम थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते गए, स्टेप अप भी कर रहे हैं। अभी 51 साल के हैं और 19 साल के लिए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एकदम क्लैरिटी है। इन्होंने जो स्कीम्स ले रखी है वो सारी स्कीम्स अच्छी हैं। हिमांशु जी, तो 8 स्कीम्स हैं आपके पास, जिसमें आप 58,000 रुपया महीने का कर रहे हैं और आपके पास 19 साल और हैं। तो बेशक आप अभी जो आपकी स्कीम्स है आप उसमें कंटिन्यू करिए। सिर्फ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा आप मॉडर्न अपनी स्कीम्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलैप बहुत है। सो आप एक काम करिए, जहां जो भी अभी तक आपने इन्वेस्ट किया है वो वही रहने दीजिए, उसमें आप कोई भी बदलाव ना करें, क्योंकि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी, कोई भी बदलाव करते हैं तो उसमें टैक्सेशन का भी एलिमेंट होता है, और अगर कोई बहुत सीरियस कारण नहीं है तो आपको बदलाव नहीं करने चाहिए। सो अभी तक जो आपने किया कि आप वही रखें। आगे जाते हुए थोड़े से बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आपकी जो लार्ज कैप स्कीम्स हैं उसकी जगह आप अगर लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपका ICICI प्रू BSE सेंसेक्स प्लान में आप 15,000 करें, ये एक स्कीम मैंने आपकी नई जोड़ी है। पराग पार एक फ्लेक्सी कैप, आप उसमें 15,000, अभी आप 10,000 कर रहे हैं, उसको बढ़ा के 15,000 कर दीजिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 14,000, SBI स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन दोनों में आप 7,000 रुपया करके निवेश करें। तो नया पोर्टफोलियो आपका सिर्फ 5 स्कीम का होगा, जिसमें से 4 स्कीम्स आपके पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ उसमें अमाउंट बदल कर रहा हूं। और एक लार्ज कैप में एक्टिव मैनेजमेंट की जगह मैंने पैसिव लिया है, ताकि आपका कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि लार्ज कैप में इंडेक्स फंड्स टेंड टू डू बेटर। 70 साल की उम्र में आपने एक सवाल पूछा है कि कितना कॉर्पस आपका इकट्ठा हो सकता है। तो अगर मैं ये स्टेप अप हर साल का जो अमाउंट बढ़ाते हैं, अगर वो मैं अगर नहीं भी कंसिडर करूं, सिर्फ 58,000 रुपया महीना और 30 लाख रुपया जो आपने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रखा है, अगर यही पैसा अगर 12% से ग्रो करेगा तो आपके पास करीबन 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाना चाहिए जब तक आप 70 साल के होंगे। स्टेप अप कर रहे हैं और आपका PF जो कट रहा है वो उसके अलावा आप और एक्सपेक्ट उससे ज्यादा फंड वैल्यू कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 70 ईयर्स। तो आपको एक साफ राय दे दी है हर्ष सर ने, और आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आकिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली से, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार, और साथ ही साथ हर्ष सर भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं योर मनी और बातचीत कर रहे हैं हम हर्ष सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियोज को लेकर, और साथ ही साथ हर्षवर्धन सर हमारे साथ मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग एंट्री और एग्जिट मार्केट्स की कैसे ली जा सकती है, कैसे आप
कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हुए। अब आकिब हुसैन साहब मौजूद है हमारे साथ रायबरेली से बातचीत करने के लिए। हुसैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुमित जी, हर्ष जी। नमस्कार हर्ष जी, मैंने टोटल 7 स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और 2 स्कीम में मैंने पहले SIP में करता था, बंद कर दिया है। तो मेरा 2 स्कीम जो है ELSS स्कीम है, जिसमें मैं 5,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और बाकी की 5 स्कीम में मैं 3,000 जो है पर स्कीम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और मेरी एज 30 है अभी, और मेरा टारगेट 15 साल का है, और अमाउंट मैं 1.5 करोड़ का लेके चल रहा हूँ। तो हुसैन साहब, जो आपने 2 स्कीम बंद कर दी हैं और 7 स्कीम आपकी चालू हैं, तो 2 स्कीम जो बंद है उनका इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास है या आप निकाल चुके हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट अभी है। स्कीम SIP बंद है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो हर्षवर्धन सर, क्या करना चाहिए इनको? इनकी SIP चल रही है, 2 स्कीम में निवेश अपना बंद कर चुके हैं, SIP बंद कर चुके हैं, लेकिन निवेश बाकी है, और बाकी 7 में से 2 ELSS है और बाकी 5 फंड्स आपको भेजे हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा नहीं है, एज इनके फेवर में है, अभी क्या करें? तो आकिब साहब, आप है ना 20,000 रुपए महीने के कर रहे हैं, और आपके पास मौजूदा 7 स्कीम एक्टिव है और 2 स्कीम जो जिसमें आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी सारी स्कीम्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूरत है नहीं। हालांकि आपने जो स्कीम्स ले रखी है वो अच्छी हैं और अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स की हैं। तो सिर्फ एक बदलाव बताऊंगा मैं आपको करने के लिए, वो है कि एक्सिस ELSS फंड की SIP आप बंद कर दें, और उतना अमाउंट बढ़ा के आप एक मेराई जो आपके पास ऑलरेडी है, उसी में आप मेराई टैक्स सेवर स्कीम में ही बढ़ा दें। तो ELSS आपके पास जो एक्टिव स्कीम है वो फिर एक ही रहेगी, और एक्सिस जो है वो उस श्रेणी में चली जाएगी जिसमें आपने SIP बंद कर दी, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। तो आई थिंक बस एक ही बदलाव आपको फिलहाल करने की जरूरत है। और आपने पूछा कि आपको 1.5 करोड़ का आपका टारगेट है कि भाई आपको 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है। अगर मैं 12% का अनुमान लगाऊं आपके रिटर्न्स, अगर आपको अनुमान लगाएं कि फ्यूचर में जाते हुए 12% आसपास रिटर्न मिलेगा, तो 15 साल बाद आप करीबन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको 1.5 करोड़ करना है, तो ऑब्वियसली आगे जाते हुए जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपना SIP इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। तो एक बदलाव की बात आपके लिए रखी है हर्षवर्धन सर ने, और बाकी आप पोर्टफोलियो को समय समय पर एक रिव्यू ज़रूर देते रहिएगा। वो ज़रूरी भी है, आपके लिए नहीं, सबके निवेशकों के लिए ज़रूरी है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं जोधपुर, वहाँ पे कमल किशोर सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कमल सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार कमल जी। मैं 2 साल से सिप कर रहा हूँ, 19,000 की पर मंथ सिप हो रही है। फंड्स आपको भेजे हुए हैं। हाँ जी। अभी मुझे एक 6,000 एडिशनल SIP करनी है। और मैं चाहता हूँ कोई नया फंड ऐड करूँ, तो किस कैटेगरी में कोई अच्छी स्कीम हो, उस कैटेगरी में तो सुझाने कष्ट करें। तो आपने ये कोविड के बाद से 2 साल पहले से ही निवेश शुरू किया है, राइट? हाँ, 2 साल हो। तो अभी तो रिटर्न आपको अच्छा ही दिख रहा होगा, एग्री? हाँ। चलिए हर्षवर्धन सर, क्या करना चाहिए? 19,000 रुपए की इनकी SIP चल रही है, 10 साल के लिए निवेश है, 6,000 के एडिशनल SIP करना चाह रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये कोविड के बाद बाजार में आए हैं, तो वो पार्ट में आम तौर पे बाजार में एक बढ़िया तेजी दिखी है। सो आप एक बार फंड देखिए और बताइए कि क्या ये सिलेक्शन सही है, क्या करना चाहिए ना? कमल जी, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप 5 स्कीम में कर रहे हैं, और 19,000 अभी का आपका इन्वेस्टमेंट है और 6,000 आप बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो 5 स्कीम आपके पास है ना, ये सफिशिएंट है अगर आपको महीने का 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। आपको और कोई दूसरी कैटेगरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सी कैप है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है। इन एनी केस लार्ज एंड मिड कैप आपके पास है। मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप जो अभी नाम बदल के लार्ज एंड मिड कैप हो गया है, आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप सभी है। तो आप ऑलरेडी सारे सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अभी कोई नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना करिए, जो 6,000 आपको बढ़ाना है वो 3-3 हजार करके इन 2 स्कीम से बढ़ाइए जो आपके पास ऑलरेडी है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो भी लार्ज एंड मिड कैप हो गया है, और एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में आप 3-3 हजार करके SIP बढ़ा दीजिए, और इन्हीं 5 स्कीम में रहिए। उससे ज्यादा आपको और कोई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इन फेरबदलों को या इन बदलाव को आप अपने पोर्टफोलियो में लागू कर सकते हैं, और बाकी आप निवेशित कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रणनीति आपको बताई गई है। अब एक ईमेल आया है, जयेंद्र पाल साहब का सवाल है। इनकी उम्र 39 साल है और इन्होंने फंड्स के ऊपर एक निवेश पर राय मांगी है। 6,000 रुपये की SIP है ये, और नया निवेश करना चाह रहे हैं, और 7 से 10 साल में ये 30 से 35 या 30 से 50 लाख का एक लक्ष्य साध रहे हैं।
और बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं। हर्षवर्धन सर, आपने पोर्टफोलियो इनका देखा ही है, क्या करना चाहिए इन्हें? सुनील, देखिए, पहली बात तो अगर ये 6,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करेंगे और हम अगर 12% का अनुमान लगाए कि आगे जाते हुए जो इनको 10 साल बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो लगभग ये 12-13 लाख रुपए एस्टिमेट कर सकते हैं। तो 30 से 50 लाख तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इनके इसके लिए अनुमान मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि अगर इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो आगे जाते हुए तो ये बढ़ा सकते हैं। एक ही स्कीम में मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि शुरू करें, क्योंकि अभी इनके पास जो एग्जिस्टिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मार्केट की हर कैटेगरी में इन्हें अगर एक्सपोजर चाहिए तो एक मल्टी कैप फंड इनके लिए बेस्ट होगा। सो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड में ये एक ही स्कीम में 6,000 रुपया करें, इनके लार्ज, मिड, स्मॉल सब में इनको एक्सपोजर मिल जाएगा। और जैसे जैसे वो और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की करेंगे, तब वो दूसरी कोई स्कीम जोड़े तो ठीक होगा इनके लिए। तो आप थोड़ा सा निवेश बढ़ाएं, थोड़ा स्टेप अप करें अपनी एसआईपी को, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह के अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो करीब 12 से 13 लाख रुपए के आसपास ही फंड यहाँ पर इकट्ठा हो पाएगा। हर्षवर्धन सर, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। तो मैं अलग कैटेगरी के आपको बता रहा हूँ। ये उस लिहाज से है कि कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है तो उन्हें अलग अलग मार्केट कैप में, उनको सेगमेंट में एक्सपोजर भी मिल जाएगा। पहली चॉइस है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, दूसरी है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तीसरा है वाइट ओक मिड कैप फंड एंड चौथा है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। ये इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपको एक वैल्यू ओरिएंटेड मिड कैप, आपको लार्ज कैप, मल्टी कैप, आप मार्केट के सारे सेगमेंट्स में आपको लगभग इस पोर्टफोलियो से एक्सपोजर मिल जाएगा। तो बाजार की स्थितियों को देखते हुए और अगर आप अलग अलग एक कैपिटल यानी कि मिड, स्मॉल, लार्ज पे अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये फंड्स आपके सामने, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। हर बार की तरह हर्षवर्धन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। टॉपिक बड़ा था, आपसे चर्चा और करनी बाकी रह गई है, लेकिन चलिए खैर उस पर आगे हम कोई बात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।